चलिए आज बात करते हैं केमिस्ट्री का क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, जो कि नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम इसमें जानेंगे कि मैटर क्या होता है। इसके बाद देखते हैं कि मैटर की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मैटर की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इसके बाद आपका आता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, और स्टेट ऑफ मैटर आपको पता ही होगा, तीन होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैसेस। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राउनिश मोशन। क्या पढ़ेंगे? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ब्राउनियन मोशन। और कुछ जगह लिखा होता है BROWNIAN, BROWNIAN, ये भी लिखा होता है। ओके, इसके बाद फिर पढ़ेंगे डिफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन। इसके बाद पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट अभी यहां पढ़ा है कि मैटर की स्टेट क्या, यहां पढ़ेंगे कि जो स्टेट है मैटर की वो कैसे चेंज होती है। इसके बाद पढ़ेंगे कौन से फैक्टर होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मैटर को चेंज होने के लिए। जैसे इसमें आता है आपका टेम्परेचर आता है, इसके बाद आपका प्रेशर आता है इसमें। ठीक है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। इसके बाद एक आता है इसमें इवोपरेशन। क्या आता है? इधर देखिए, एक आता है इवोपरेशन, ये पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। इवोपरेशन के बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हाउ मैटर कैन चेंज, यानी मैटर स्टेट कैसे चेंज, यानी हाउ द मैटर चेंज देयर स्टेट, चेंज देयर स्टेट। इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें BEC, जिसे बोलते हैं बोर आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी बोर आइंस्टीन कंसंट्रेट। और एक लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ा है प्लाज्मा। तो ये एक बेसिक इंट्रो है पूरे चैप्टर का, कि इंट्रोडक्शन क्या है, मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ब्राउनियन मोशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, चेंज स्टेट कैसे होती है, टेम्परेचर कैसे वेरी कर सकता है, प्रेशर ऑलरेडी होता क्या है, प्रेशर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इवेपोरेशन क्या होता है कि, और मैटर चेंज कैसे होता है, और BEC क्या होता है, बोर आइंस्टीन कंडेंसेशन वास्तव में क्या होता है, और प्लाज्मा क्या होता है। टोटल हम ये पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के बारे। ओके, अब हम वन बाय वन पूरे चैप्टर में स्पेशल तरीके से डिस्कस करते हैं कि मैटर होता क्या है, प्रॉपर एक पूरी डिटेल जानेंगे कि मैटर है क्या, एक्चुअली मैटर किसका नाम है, सराउंडिंग में है क्या, पूरी तरीके से। और आज के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि मैटर होता क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने के बाद। ओके, ठीक है, आपने राइट कर लिया होगा। एक मिनट वीडियो पॉज कीजिए और राइट कर लीजिए। चलिए, अब इंट्रोडक्शन से वन बाय वन पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ऐसा ना हो कि बार बार आप देखें, एक ही बार स्पष्ट तरीके से देखिए उस चीज को कि वास्तव में होता क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो अर्ली, जो पहले से ही लोग ना नेचर के बारे में जानने के लिए बड़ा जिज्ञासु था व्यक्ति, यानी ह्यूमन जो है पहले से ही नेचर को जानने में बड़ा ही क्यूरियोसिटी दिखाता था, जिज्ञासु दिखाता था। अब उसमें क्या है कि पहले जो फर्स्ट टाइम आपको बताएं कि मैटर को पंच तत्व बोलते थे। क्या बोलते थे? पंच तत्व, यानी कोई भी चीज है तो पांच चीजों से मिलकर बनी है। एयर है, वाटर है, फायर है, और बोली क्या है? पांच चीजें होती है, एयर, वाटर, एक स्काई है, और एक क्या है आपका, एक स्काई हो गया, और एक आपका हो गया वॉट वॉट, यानी स्काई है, फायर है, वाटर है, एयर है। इसके बाद क्या बचा है? एक है आपका अर्थ। क्या है? अर्थ। तो वास्तव में एक्चुअली अगर वो बात करें तो मैटर इन पांच चीजों से मिलकर बना होता है। लेकिन बाद में अगर प्रॉपर तरीके से, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, कि पहले से क्यूरियोसिटी था व्यक्ति, धीरे धीरे उनके बारे में डिटेल में पढ़ा कि कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बनी है, यानी टोटल एक्चुअली सराउंडिंग में है क्या। तो सराउंडिंग में एयर है, वाटर है, फायर है, स्काई है, अर्थ है, ये टोटल पांच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन वास्तव में ये चैप्टर बोलता है कि वास्तव में मैटर है क्या। कि कई बार बोलते हैं ना कि मैटर क्या है, तो मैटर बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। मैटर इज एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, यानी हमारे चारों तरफ जो भी दिख रहा है ना वो मैटर है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैटर है, ये सामने बोर्ड है, मैटर है, ये शर्ट है, मैटर है, तो ये क्या है? ये सब मैटर है। मैटर क्या है? और मैटर होने के लिए क्या जरूरी है? मैटर के होने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो कि मैटर के पास स्पेस होना चाहिए, यानी वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर मास होना चाहिए।
अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये बताइए कि मैटर है क्या? भाई मैटर ये तो हर चीज मैटर है, ये लिखा हुआ है कि हमारी सराउंडिंग में हर चीज मैटर है, यानी एक लाइन में बोला कि मैंने बोला एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर, हर चीज मैटर है। लेकिन आपके मन में तो एक क्वेश्चन आएगा ना कि मैटर फिर क्या नहीं है, ये हमारे हर चीज मैटर है। और मैटर के होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो स्पेस को घेरना चाहिए और मास होना चाहिए। तो हमारे चारों तरफ तो वो सारी चीज है ना जो जगह को घेरती है और मास है। तो आपसे पूछेंगे मैटर क्या नहीं है, जैसे मान लो थॉट है, हमारा विचार, क्या विचार कोई जगह घेरता है? नहीं घेरता, जिसका मतलब मैटर नहीं है। कोई हमारे मन में कोई फीलिंग आई तो क्या लव है? अब लव की फीलिंग है, या मान लो क्या नाम है, हमें स्टडी की फीलिंग है, तो ये क्या है? मैटर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली में ये जगह थोड़ी घेरता है कि बताओ कि मेरे पास 10 किलो लव है और 10 किलो फीलिंग है, तो ये नम नहीं होता। तो दैट मीन्स मैटर के अंदर केवल वो चीजें होती है कि जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और मास हो, तो वो चीज मैटर है। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड जो हमारा टॉपिक हमने पढ़ा था वो था करेक्टरिस्टिक्स। क्या था? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अच्छा, तो ये पढ़ा ना एवरीथिंग इज मैटर, लेकिन दो चीजें होनी, हैविंग सम स्पेस, हैविंग सम स्पेस एंड मास, सॉरी प्लेसेस, occupy some space and have some mass, have some mass। तो ये होता है मैटर कि हमारे चारों तरफ हर चीज जिसके अंदर मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो सब कुछ मैटर है। ओके, अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, कि वास्तव में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी हर मैटर एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इन्हीं स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि ये जो एटम है ना, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ये पार्टिकल कैसे हैं? बहुत ज्यादा स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे, इवन दे कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, यानी पार्टिकल बहुत छोटे हैं। ओके, एंड पॉइंट थर्ड जो है ये है, ये जो पार्टिकल है दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, दीज पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये पार्टिकल हमेशा मूव करते होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है कि इनके बीच में स्पेस कम होता है। क्या होता है? अच्छा, कॉन्स्टेंटली मूविंग करेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी उसे बोलते हैं जब पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, इन लगातार कांस्टेंट एक निश्चित तरीके से मूव कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण आती है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट है कि इनके बीच में स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस होता है, गैप होता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दीज पार्टिकल्स, these particles are attract to each other, each other। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, आप लिख लो। सबसे पहला मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे बोलते हैं एटम। ये पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, दे कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। थर्ड, ये पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहे होते हैं जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ, इनके बीच में स्पेस होता है। और फिफ्थ पॉइंट, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं, आप 1 मिनट पॉज कीजिए और इसको राइट कर लीजिए। चलिए, राइट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है? देखिए, 3 मेजर स्टेट होती है, 3 मेन स्टेट ऑफ मैटर। 3 मेन स्टेट होती है। सबसे पहली होती है सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड,
और थर्ड होती है गैस। यानी मैटर हमें तीन अवस्थाओं में मिलता है, एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। यानी जितने भी मैटर हैं केवल ये तीन कैटेगरी में आपको हमें मिलेंगे, एक तो होगा सॉलिड, एक होगा लिक्विड और एक होगा गैस। अब वन बाई वन इस चैप्टर का बेसिक जो बैकबोन है वो यही है। अब हम वन बाय वन पूरी स्टडी आराम से पढ़ेंगे इसको। ओके, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले सॉलिड, कि सॉलिड होता क्या है। देखिए सॉलिड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि डेफिनेट, शेप, वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड शेप। कि सॉलिड के अंदर डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है, और डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। दूसरा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली क्या होता है, पैक्ड, यानी एक दूसरे से बिल्कुल पैक्ड होता है। यानी जैसे ये मार्कर है तो इसके जो पार्टिकल है ना प्रॉपर तरीके से पैक्ड है। अब पैक्ड है तो ये क्या है, सॉलिड है। पैक्ड है तो ये क्या है, सॉलिड। ये थर्ड पॉइंट, इनके जो बीच में दीज पार्टिकल्स है लो व्हाट, इनके अंदर जो स्पेस है वो क्या है, लो है। यानी इसके क्या है, लो। यानी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रांग है। भाई इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या स्ट्रांग है, क्योंकि ये क्या है, इनके बीच में गैप कम है, गैप कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो ये क्या है, स्ट्रांग है। ओके, एंड इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन से। दीज पार्टिकल्स, these particles are vibrate to their position। अपने ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या होता है, पार्टिकल करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल बीच में कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। ओके, तो मैंने बता दिया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल के बीच में वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ओके, और एग्जांपल ले लो, वर्ड ले सकते हैं। अच्छा, वर्ड के अलावा और कोई एग्जांपल ले बोलो, ये मार्कर ले सकते हैं, है कि नहीं। ओके, और बहुत सारे एग्जांपल, आप बहुत सारे एग्जांपल में से कुछ भी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। शुगर है, शुगर है, स्टोन है, ये ले सकता है। शुगर है, स्टोन है, ये आप ले सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं, आप राइट कर लीजिए इसको, कि पता चला सॉलिड के डेफिनेट शेप और वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है। इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। ये पार्टिकल के अंदर लो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है, और ये पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन से। यानी थोड़ा सा वाइब्रेट, जैसे मैंने इसे हिट किया तो वाइब्रेट किया तो थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच में कैसा है, स्ट्रांग है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड की, कि वास्तव में लिक्विड है क्या। ओके, अब वन बाय वन हम चीजों को आसानी से देखेंगे कि लिक्विड होता क्या है, लिक्विड करते कैसे। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम। भाई लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, जो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अच्छा, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, इसकी शेप फिक्स नहीं होती। कैसे, अब जैसे लिक्विड है, पानी वाटर लिया हमने, अब वाटर को आप बकेट में डाल दो, बकेट की शेप ले लेगा, और बोतल में डाल दो, बोतल की शेप ले लेगा, जमीन में डाल दो, जमीन की शेप ले लेगा। तो इसकी शेप फिक्स नहीं होती, इसकी लिक्विड की। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का, पार्टिकल मतलब जैसे लिक्विड वाटर ले सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, लो है। ओके, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लो है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लो है तो मुझे ये बताइए कि इसके अंदर जो पार्टिकल है मूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। तो पार्टिकल्स मूव करेंगे, अगर पार्टिकल मूव करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण आती है।
जितने ज्यादा पार्टिकल वाइब्रेशन करेंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल मूव करेंगे, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अच्छा, और इसके बाद हमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? एग्जांपल ले लो, जैसे मिल गया वाटर, ये एग्जांपल हो गया। अब लास्ट आता है आपका गैस, कि गैसेस होता क्या है। अब गैसेस में हमें जो पढ़ना है ना, कि गैस का जो शेप और वॉल्यूम, अगर शेप की बात करें और वॉल्यूम की बात करें, तो ये दोनों ही इनडेफिनिट होते हैं, यानी इनडेफिनिट यानी फिक्स नहीं होते, यानी नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होते। ओके, इसके बाद हम बात करें कि फोर्स ऑफ जो गैस है ना, वो कैसा होगा, लो होगा कि ज्यादा होगा, बोलो भाई। इसके बीच में अच्छा गैप की बात करें तो दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है इनके बीच में, वो होगा वेरी वीक, बहुत ज्यादा वीक। ओके, अच्छा पार्टिकल के अंदर मूवमेंट कैसा होगा? पार्टिकल्स के अंदर जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा यानी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि वास्तव में सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें। अब मैं एक टेबल कराऊंगा आपको, उस टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीजें ही क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको यही नहीं देखना पड़ेगा कि वास्तव में सॉलिड के अंदर क्या चीजें हैं, लिक्विड के अंदर क्या चीजें हैं, गैस के अंदर क्या चीजें हैं। ओके, एक बार से आप पॉज करके राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रॉपर पढ़ेंगे कि सॉलिड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी, अभी हमने बेसिक से पढ़ा है कि लिक्विड के अंदर ये वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, सॉरी वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, पार्टिकल मूव कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मिल्क और वाटर एग्जांपल है। लेकिन प्रॉपर तरीके से हम पढ़ेंगे प्रॉपर टेबल, तो आप राइट कर लीजिए। ओके, चलिए रेज करें, ठीक है, चलो। देखिए, इसमें एक तरफ डालिए आप प्रॉपर्टीज, एक तरफ डालिए सॉलिड, एक तरफ डालिए लिक्विड, और एक तरफ डालिए गैसेस। ठीक है, चलिए। अब थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गया है, उसके कारण एक 1 सेकेंड इस लाइन का, ये ले लीजिए। चलिए, देखिए सबसे पहले बात करते हैं रिजिडिटी की। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कठोरता, कि कितना कठोर होता है कोई स्ट्रक्चर, कितनी होती है कि नहीं होती। ओके, अब मुझे बताइए कि रिजिड का मतलब कठोर होता है, तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड हैव रिजिड या रिजिड, जो भी आप बोलते हो, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर क्यों होते हैं? बिकॉज वी कैन नॉट कंप्रेस्ड, वी कैन नॉट कंप्रेस इट, कंप्रेस्ड इट, क्योंकि हम दबा नहीं सकते। अगर दबाएंगे तो टूट जाएगा। जैसे ये, इसको मैं ज्यादा दबा नहीं सकता, ज्यादा में से कंप्रेस नहीं कर सकता, कंप्रेस करूंगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और कंप्रेस ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। ओके, तो दैट मींस सॉलिड के अंदर रिजिडिटी कैसी होती है कि रिजिड रिजिड होते हैं, वो कठोर होते हैं और उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड नॉट रिजिड होते हैं, ये रिजिड नहीं होते। अच्छा, क्या इसको कंप्रेस कर सकते हैं? तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं लिटिल, इट कैन बी लिटिल कंप्रेसिबल, इसको कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत कम। अगर मैं गैस की बात करूं तो ये रिजिड होते हैं, नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होते, और दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, 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 ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब दबाना। तो लिक्विड को जैसे गैस है, अगर जैसे बैलून में गैस फिल कर देते हैं तो हम क्या करते हैं? कंप्रेस कर दें तो भाई कंप्रेस हो सकता है। तो गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है, सबसे कम कंप्रेस कौन होता है? सॉलिड होता है, बीच में कौन? लिक्विड। अगर कंप्रेसिव देखें तो सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होता है? गैस। गैस के बाद क्या आता है? लिक्विड। लिक्विड के बाद क्या आता है? सॉलिड। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होता है? गैस होता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। चलिए, सेकंड अगर बात करें शेप की,
तो शेप ना सॉलिड की फिक्स होती है, सॉलिड की शेप फिक्स होती है। अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की शेप करती है डिपेंड ऑन कंटेनर, डिपेंड ऑन कंटेनर, ये बर्तन पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वाटर लिक्विड ले लो, अगर आप लिक्विड को किसमें वाटर बोतल में रख दें तो वाटर बोतल की शेप ले लेगी, किसी भी चीज में रख दो उसकी शेप ले लेगी लिक्विड। तो ये हमेशा कंटेनर बर्तन पे डिपेंड होता है लिक्विड की शेप। और गैस की बात करें तो इसकी नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, चलिए थर्ड अगर बात करते हैं तो बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करें? वॉल्यूम की। अच्छा, क्या वॉल्यूम फिक्स होता है? बोलो, इसका वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। ओके, इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम भी कैसा होता है? फिक्स होता है। अगर गैस की बात करूं तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम डू नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होता है। ओके, चलिए इसके बाद अगर इसकी बात करें तो फिर आता है फ्लूइडिटी। क्या आता है? फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो होना। फ्लो कैसे होता है? जैसे वाटर फ्लो होता है, एल्कोहल फ्लो होता है, मिल्क फ्लो होता है, तो ये फ्लो होना होता है। तो फ्लूइडिटी कैसी होती है? अच्छा, क्या सॉलिड का फ्लो कर हो सकता है? भाई सॉलिड फ्लो तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या लिक्विड फ्लो हो सकता? होगा, लेकिन किसी डायरेक्शन में होगा ना, हाई से लो, हाई से लो। तो फ्लूइडिटी क्या होगी? नो, फ्लो नहीं हो सकता। ये होगा हाई टू लो, हाई टू लो फ्लूइड होगा ये। ओके, एंड यहां पे दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में फ्लो होता है। फ्लो का मतलब बहता है, फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी पर जाता है। बात करें, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं हम डिफ्यूजन। किसकी बात करें? डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है? पहले डिफ्यूजन आपसे पूछ रहे थे कि डिफ्यूजन वास्तव में होता है क्या। डिफ्यूजन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू व्हाट टू सब्सटेंस ड्यू टू ब्राउनिश मोशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस ड्यू टू ब्राउनिश मोशन, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड होना, यानी फैलना। अब डिफ्यूज मुझे बताओ कि कौन चीज सबसे ज्यादा फैलती है? कोई चीज गैस सबसे ज्यादा फैलेगी, लिक्विड सबसे ज्यादा फैलेगी, या सॉलिड ज्यादा फैलेगी? जैसे हमने कई बार देखते ना, जैसे मान लो हमें पड़ोस से स्मेल आ रही है। अब स्मेल वो किस चीज की है? जैसे हमारे पड़ोस में पराठे बन रहे हैं, अब पड़ोस में अगर पराठे बन रहे हैं तो वो किस चीज के? तो हम पता चल जाता है ना कि हम पड़ोस मकान में, अब मकान में उधर वाले साइड में, अरे पड़ोस की छोड़ो, हमारे ही घर में अगर अच्छी सी सब्जी बन रही है, हम किचन के आसपास घूम रहे होते हैं तो हमें स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट है ना, जो पार्टिकल है, जो गैस के पार्टिकल मूव करते हैं, और मूव करने के बाद क्या होंगे? वो डिफ्यूज होंगे। क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे। तो गैस सबसे ज्यादा डिफ्यूज होती है, गैस सबसे ज्यादा डिफ्यूज होती है। तो मुझे बताओ, अगर डिफ्यूजन की बात करो तो सॉलिड में डिफ्यूजन नो। यहाँ पे डिफ्यूजन की बात करें, अच्छा यहाँ पे डिफ्यूजन तो होता होगा, सोचो, डिफ्यूजन होता है लेकिन स्लोली होता है, स्लोली। और यहाँ पे डिफ्यूजन क्या होता है? इस पे डिफ्यूजन होता है हाई, बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होता है, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटर का मतलब अंदर, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, फोर्स का मतलब फोर्स। दैट मींस कि इंटरमोलिक्यूल, उनके अंदर जो बीच का जो फोर्स है ना, वो ज्यादा है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, अगर दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर वो स्ट्रांग है तो वो क्या चीज होगी? भी सॉलिड होगी। अगर दो पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है, अगर दो पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। अगर गैप नहीं है, गैप कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, अगर गैप ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। इसका मतलब लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है कम, और गैस के अंदर उससे भी कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। एक मुझे सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मुझे बताओ कि जो पानी में रहने वाले तैराक लोग होते हैं ना, स्विमर जिसे बोलते हैं, वो पानी में ही क्यों तैर पाते हैं? मुझे बोल, अरे इसे भी छोड़ो, मुझे एक सिंपल क्वेश्चन बता दो, हम पानी में चलते हैं तो हम पे जोर क्यों पड़ता है? अगर हम नॉर्मली चलें तो हम मूव आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन पानी में चलते हैं तो कुछ समय के बाद थक जाते हैं, लेकिन गैस में चलते हैं तो अलग तरीके से होता है। तो क्यों? कुछ रीजन तो होता होगा ना, वो रीजन सेम यही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वो क्या है? सॉलिड है। अब अगर नहीं है तो वो क्या? लिक्विड है। और उसके बाद अगर बहुत ही कम है तो गैस है कि नहीं? तो मैंने कहा कि हम एयर के अंदर मूव क्यों कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो एयर है ना, वो बहुत कम है। मुझे बताइए, ये सामने बोर्ड है, सामने एक वॉल है, दीवार है, और ये सॉलिड है। सॉलिड तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का कैसा है? बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो हम इसे मूव ही नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर क्या यहाँ पे गैस होता, चारों तरफ गैस होती, तो क्या होता? डिफ्यूजन भी ज्यादा होता और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कैसा होता?
ज्यादा होता है। सब आप ये चीज याद रख लेना कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में होता है बहुत ज्यादा, मोस्ट या बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, वीक होता है, लो लो बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वीक। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें आएगा, सॉलिड। उसके बाद किसमें आएगा, लिक्विड। उसके बाद किसमें आएगा, गैस। तो ये बात और आपको याद रखनी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बात करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है। अब मुझे बताओ कि इसमें कैसा होता होगा, इसमें होता है हमेशा रेगुलर। कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। भाई रेगुलर इसलिए ना, तभी तो कोई चीज सॉलिड है ना, अगर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा तो कोई चीज सॉलिड कैसे बन जाएगी। इसमें कैसा होगा, इरेगुलर। कैसा होगा, इरेगुलर। इसे ही बोलते हैं डिफ्यूज्ड। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड। ओके, अच्छा डिफ्यूज, इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर और इसमें क्या होगा, इसमें होगा रैंडम। इसमें कैसा होगा, रैंडम, यानी रैंडम मतलब रैंडमली कहीं से भी वो हो सकता है अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का। चलिए, तो आप ये राइट करो, 1 मिनट वीडियो पॉज करो और उसके बाद इसे राइट करो। चलिए, अब हमारी केवल 3 प्रॉपर्टी और बची है इसकी। एक तो प्रॉपर्टी है आपकी मूवमेंट की, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, सॉलिड में मूवमेंट होगा क्या मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। यानी मूवमेंट कैसा होगा, कैसा बोलते हैं, लो बोलेंगे, वीक बोलेंगे, यानी वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, बहुत कम मूवमेंट होगा। अगर लिक्विड में बात करें तो यहां पे मॉलिक्यूल मूव अराउंड ईच अदर, मूव अराउंड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर इसी कंपेयर में अगर मैं गैस की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर मूवमेंट होगा रैंडम डायरेक्शन में, यानी रैंडम मूवमेंट, रैंडमली मूवमेंट इन डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद मूवमेंट हो गया। इसके बाद हमें 2 प्रॉपर्टी बची, एक है स्ट्रेंथ, एक है आपका, आप स्ट्रेंथ ले लो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यानी तो यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि सॉलिड है तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। लिक्विड है तो यहां वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड। और यहां पे क्या होगा, वेरी वीक बॉन्ड, वेरी वीक बॉन्ड। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपको इसको नहीं कराया जाता है एनसीईआरटी लेवल में, और वो भी इस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं है, वो इस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं है, वो अलग से वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये प्रॉपर्टी यहीं तक है, आप राइट कर सकते हैं, और मैं इसे एक बार इरेज करता हूं। ओके, चलिए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे बोलते हैं ब्राउनिश मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। अच्छा, मुझे कमेंट में ये करके बताओ कि कितने बच्चों ने पहली बार नाम सुना है कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल में कई बार टीचर से बताया था नहीं कि वास्तव में ब्राउनियन मोशन है क्या। बोल देते हैं ये तो बहुत बड़ा है, कहीं रेंडमली कहां से आ सकता है पता नहीं। तो आप यहाँ पे एकदम सीख पाएंगे सटीक कि वास्तव में ब्राउनियन मोशन होता है। देखो 1827 में, यानी 1827 में एक रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट हुए, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट हुए। अब रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने क्या कहा है, उन्होंने ये बोला है कि पार्टिकल, ये नोटिस किया गया है कि जो जो पार्टिकल हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। यानी पार्टिकल जो होते हैं वो किसी भी मैटर में, किसी मैटर में पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में पार्टिकल मूव करते हैं। तो किसी भी मैटर में जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ओके, तो इसे कैसे बोला कि उन्होंने नोटिस किया दैट पार्टिकल्स, क्या नोटिस किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, वर्क कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी वो पार्टिकल लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यानी मूविंग मतलब जिगलिंग अबाउट, अपनी मेन पोजीशन से जिगलिंग कर रहे हैं, जिगलिंग अबाउट, ये मूविंग कर रहे हैं। इन्हीं को हमने क्या बोला है, ब्राउनिश मोशन। अब मुझे बताओ, अगर कोई पार्टिकल कॉन्स्टेंटली जिगलिंग करेगा तो उसके अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। ओके, एग्जांपल लेते हैं, जैसे डस्ट, क्या लिया, डस्ट।
डस्ट आपने समझा होगा, देखा होगा, डस्ट धूल को बोलते हैं। तो डस्ट मूव कैसे करती है? डस्ट मूव करती है रैंडमली। कैसे मूव करती है? रैंडमली। डस्ट मूव कैसे करती है? रैंडमली करती है, क्योंकि रैंडमली मूविंग पार्टिकल होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जो रैंडम मूविंग पार्टिकल होते हैं ना, रैंडम मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रैंडम मूविंग जो पार्टिकल होते हैं किसके? एयर के। कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, कोलाइड ईच अदर, कोलाइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ करते हैं, कोलाइड करते हैं किसके साथ? विद डस्ट पार्टिकल, विद ईच अदर और डस्ट पार्टिकल। क्या तो एक दूसरे के साथ या डस्ट पार्टिकल के साथ, यानी जो डस्ट है वो हमेशा रेंडमली क्या करता है? मूव करता रहता है पार्टिकल के साथ, और एयर के साथ कोलाइड होता है, मिक्स होता है, कभी कभी एयर के साथ कोलाइड होता है, कभी कभी डस्ट पार्टिकल के साथ। ओके, तो इसी तरीके से जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो एयर के साथ कोलाइड करता है, और बार बार, यानी कभी एयर के साथ कोलाइड करता है, कभी स्मोक के साथ कोलाइड करता है, कभी डस्ट के साथ कोलाइड करता है। तो ये पार्टिकल की लगातार जो जिगलिंग है ना, लगातार जो कॉन्स्टेंटली मूविंग है ना, इसे ब्राउनिश मोशन बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये बार बार होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये सर्कल है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अब पार्टिकल यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ये पार्टिकल ऐसे ऐसे गया। तो देखो इस प्रकार था, यहां से फिर ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे, इस प्रकार। तो ये क्या हुआ कि लगातार पार्टिकल ने कॉन्स्टेंटली मूविंग किया, तो ये क्या हुआ, यानी इसको बोलते हैं ब्राउनियस मोशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्राउनियस मोशन का मतलब है कि सबसे पहले ब्राउनियस यानी साइंटिस्ट के नाम पे उन्होंने ये नोटिस किया गया कि जो पार्टिकल होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली जिगलिंग कर रहे होते हैं, मूविंग कर रहे होते हैं, जिसे बोलते हैं ब्राउनियस मोशन। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने कि डस्ट पार्टिकल लगातार रेंडमली करते हैं, डस्ट पार्टिकल मूव करते हैं रेंडमली, और जो रैंडम जो मूविंग पार्टिकल हैं एयर के, वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ या डस्ट पार्टिकल के साथ। ओके, और ये आपको दिखाइए, ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है इसमें डिफ्यूजन। क्या आता है? डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन आपने कभी सुना है कि डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन क्या होता है? जो गैस डिफ्यूज होती है, तो डिफ्यूजन का मतलब वास्तव में क्या है? डिफ्यूजन की डेफिनेशन बात करूं तो डेफिनेशन तो बहुत सरल है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस ड्यू टू ब्राउनिश मोशन, कि दो सबस्टेंसों का ब्राउनिश मोशन के कारण लगातार क्या करना? मिक्स होना। द मिक्सिंग ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस, या द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस ड्यू टू ब्राउनिश मोशन, कि ब्राउनिश मोशन के कारण दो सबस्टेंस आपस में जो इंटरमिक्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन ब्राउनिश मोशन अभी मैंने आपको बताया था, बता जरा बताना कमेंट में ये कि ब्राउनिश मोशन होता क्या है? ब्राउनिश मोशन क्या है कि ब्राउनिश मोशन का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लगातार अपने मूविंग करते हैं, यानी रैंडमली अपने जिगलिंग अबाउट करते हैं, यानी मूव कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। अब कॉन्स्टेंटली जिगलिंग करेंगे तो उसके अंदर एक मोशन प्रोवाइड होगा, उस मोशन को बोलते हैं ब्राउनिश मोशन। और ब्राउनिश मोशन के कारण जब दो चीजें इंटरमोलिक्यूल दो मिक्स होती है चीजें, दो सबस्टेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ओके, डेफिनेशन की बात कर ले तो क्या बोला मैं? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंस ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, ये होता है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इसके कारण क्या होते हैं, मुझे बताइए। एज इंक्रीज टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मुझे एक बात बताइए आप, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मोशन इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? भाई टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ब्राउनियस जो मोशन है ना, ब्राउनियन मोशन, वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। ब्राउनियन मोशन अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण आती है, भाई मोशन के कारण मोशन इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका वजह टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ब्राउनिश मोशन बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है। ओके, देन डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा कैसे होता है? डिफ्यूजन हाइयर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है।
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है कि नेचुरल प्रोसेस है, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट जो आपको मेजरली याद रखना है कि ये जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है गैस में, उससे कम होता है लिक्विड में और उससे कम होता है सॉलिड में, जैसा कि मैं पहले आपको इसके बारे में बता चुका हूं। ओके, तो देन यू कैन राइट, आप लिख लीजिए इसे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आता है और नेक्स्ट टॉपिक आता है उसे देखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा था चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन कौन चेंज करेगा मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। मुझे बताइए भाई, मैटर हमेशा चेंज होता है कि नहीं होता, चेंज कैसे, कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, कभी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, कभी गैस से लिक्विड में, कभी लिक्विड से गैस में, कभी सॉलिड से गैस में। तो ये जो चेंज है वास्तव में चेंज क्यों होते हैं, कौन करवाता है, कैसे होते हैं, वो धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, देखिए दो स्टेट में जो चेंज होता है ना मोटर, जो भी मोशन है, उसके लिए दो चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है, एक तो होता है आपका टेम्परेचर और एक आपका होता है प्रेशर। ओके, तो ये दो चीजें हैं जो मैंडेटरी होती है, कि एक तो टेम्परेचर के लिए और एक प्रेशर के लिए। यानी जो सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज चेंज होगी, लिक्विड से गैस में कोई चीज चेंज होगी, या गैस से कोई सॉलिड में लिक्विड चेंज होगी, तो उसके लिए केवल तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती है, सॉरी दो चीजें होती हैं, एक तो होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर। तो हम टेम्परेचर प्रेशर को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलो तो देखिए